बच्चों, कल मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी व्यतिकरण की, उसमें मैंने आपको बताया था यंग एक्सपेरिमेंट, किस तरह से हमारी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज बनती हैं और किस तरह से वो बारी बारी से बनती चली जाती हैं। अब बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इन फ्रिंज की चौड़ाई भी नाप सकते हैं? तो यस, वी कैन मेजर, हम इनकी चौड़ाई भी माप सकते हैं। तो हेडिंग डालिए, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए बच्चों, थ्योरेटिकली तो हमने ये कह दिया था कि चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, उनकी चौड़ाई समान होती है। अब आप मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, टू डिटरमाइन फ्रिंज विड्थ बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चों, ये हमारे पास दो रेखा छिद्र हैं, ठीक है, और ये ऐसे एक वर्णी स्रोत है। इनसे ये हमारे पास एक स्क्रीन रखी हुई है ऐसे, ये इनका मध्य बिंदु और स्लिंट ये S1 और ये S2, इनके बीच की दूरी D। तो बच्चों, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, तो D/2 ये M कह दी, ये चलो जो आपको अच्छा लगे T कह दीजिए। तो D/2 ये डिस्टेंस और D/2 ये डिस्टेंस। अब ये पर्दे का ठीक मध्य बिंदु हुआ बच्चों, और इस पर हमें प्राप्त हो रही है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। क्या प्राप्त हो रही है बच्चों? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है, अब मान लो इससे निकलने वाली ये तरंग इस बिंदु पर मिलती है P पर, और इससे निकलने वाली ये तरंग भी बिंदु P पर मिलती है। यदि ये समान कला में मिलेंगी तो हमें P बिंदु पर क्या प्राप्त होगा? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, और यदि विपरीत कला में मिलेंगी तो हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है बेटा। अब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी D, और इस फ्रिंज की कोई सी भी हो, ये चाहे P बिंदु पर जो फ्रिंज प्राप्त हो रही है, इसकी दूरी केंद्रीय फ्रिंज से ये हमने x मान ली। ठीक है, अब जरा थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसको हमने बच्चों ऐसे मिलाया, और इस पॉइंट का नाम दिया हमने M1, इस पॉइंट का नाम दिया M1, और इसको ऐसे मिलाया, इस पॉइंट का नाम दिया हमने M2। अब बेटा ये भी D/2 इतनी, और ये भी D/2 इतनी, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई? x माइनस D/2। ये P से लेके M1 तक की डिस्टेंस। ठीक है, इस चित्र को बना लीजिए। तो माना
यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में प्रयुक्त स्लिट अंतराल, मतलब स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट अंतराल d तथा स्लिट से या स्लिंटों से पर्दे की दूरी d है, तब समीकरण से देखिए बच्चों, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कलांतर बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पथांतर। तब समीकरण से कलांतर बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पथांतर, पथ में अंतर, ये संबंध हमने पढ़ा है। अब बच्चों कलांतर हम कहेंगे डेल्टा फाई, और पथ में अंतर जो हुआ आप यहाँ देखिए ध्यान से, एक तो बेटा पथ ये S2P है और एक पथ है S1P, तो पथांतर जो हुआ हमारे पास वो हुआ S2P माइनस S1P, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमें ये पथांतर ही निकालना है, तो देखिए चित्रानुसार त्रिभुज S1P M1 में, S1P M1 में, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, S1P का होल स्क्वायर बराबर S1 M1 का होल स्क्वायर प्लस S1 प्लस PM1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कर्ण ये हुआ S1P का स्क्वायर बराबर किसके, S1 M1 का स्क्वायर प्लस PM1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, S1P का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बेटा S1 M1 क्या हो जाएगी, जब ये D है तो ये भी D होगी, तो ये हो गया D का स्क्वायर प्लस PM1 देखिए ये हो गया x माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर। तो S1P का होल स्क्वायर बराबर D स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 1 प्लस x माइनस D बाई 2 अपॉन D का होल स्क्वायर, क्योंकि D स्क्वायर से भाग करेंगे। तो बेटा S1P बराबर आ गया D और 1 प्लस x माइनस D बाई 2 अपॉन D का होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसमें द्विपद प्रमेय लगाएंगे, द्विपद सिद्धांत से, द्विपद सिद्धांत से। तो बेटा जब द्विपद सिद्धांत हम लगाएंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला। तो S1P बराबर ये D कॉमन 1 प्लस हाफ x माइनस D बाई 2 अपॉन D का होल स्क्वायर प्लस एंड सॉन प्लस x माइनस D बाई 2 अपॉन D के
है ना, स्क्वायर की उच्च घात। इसकी क्या लेंगे बच्चों, उच्च घात आती है। अब चूंकि ये सूक्ष्म राशि है तो इसलिए उच्च घातों को छोड़ देते हैं। चूंकि x माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर एक सूक्ष्म राशि है, एक सूक्ष्म राशि है, अतः इसकी उच्च घातों को, अतः इसकी उच्च घातों को नगण्य लेने पर, ठीक है। तो ये आया बच्चों हमारे पास S1P बराबर D इंटू 1 प्लस हाफ x माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से बच्चों हम S1P H2P जब लेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस P से M2 ये बदलेगी, ये तो बदले ही नहीं, तो वहाँ x प्लस डी बाई टू आएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज H2P M2 में, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास H2P बराबर D इंटू 1 प्लस x प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, और ये हाफ पावर आ गए, ठीक है। 1 प्लस हाफ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब H2P, ये इक्वेशन नंबर 3। अब H2P और S1P के मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में H2P तथा S1P के मान रखने पर रखवाइए बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए डेल्टा फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू, रखिए H2P की वैल्यू रखिए। देखिए D तो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस हाफ x प्लस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ x माइनस डी बाई टू अपॉन डी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद क्या आया, देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा डी। देखिए ध्यान से 1 से 1 कैंसिल और सारे में से हाफ भी कैंसिल, तो 2 कर लीजिए यहाँ। एलसीएम डी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कॉमन, इसे एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस, एक्सपेंड करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस का एक्स डी। तो ये इससे टर्म कैंसिल,
स्क्वायर से डी कैंसिल, तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा। देखिए यहाँ से बचा ये 2xd अपॉन 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स डी अपॉन डी। अब हम यदि ये मान लें कि पर्दे पर जो बिंदु P है हमारा, उस पर केवी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, मैं दीप्त और अदीप्त की बात अभी नहीं कर रहा, केवी फ्रिंज कह रहा हूं, तो उसकी दूरी मैं कह दूंगा xk। तो यदि पर्दे पर स्थित बिंदु P पर केवी फ्रिंज प्राप्त हो, केवी फ्रिंज प्राप्त हो, तब डेल्टा फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स के डी अपॉन डी। ठीक है, इस समीकरण का हम यूज करेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए। इसे आप समीकरण बच्चों 4th कह लीजिए। यदि मुझसे गलती भी हो जाए नंबर बताने में समीकरण का, तो आप करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, यदि प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन, यदि पर्दे पर स्थित बिंदु P पर केवी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, तो देखिए दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने डेल्टा फाई बराबर बताया था 2k पाई। क्या बताया था? 2k पाई। तब देखिए रखिए वैल्यू 2k पाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स के डी अपॉन डी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बेटा एक्स के बराबर क्या आया? के फिर से गुणा कर लो, डी लैम्डा अपॉन डी। ये समीकरण नंबर 5। अब यहां से समझने वाली बात है, देखिए बच्चों, यदि हम ये कहें कि हमें ये 10वीं फ्रिंज हमें पी बिंदु पर प्राप्त हो रही है, 10वीं ब्राइट फ्रिंज, तो उसके बाद में एक क्या आएगी? ये डार्क होगी, और उससे पहले कि ये ब्राइट होगी। तो 10वीं की डिस्टेंस तो ये होगी, ये x10 हो गई। कितनी हो गई? x10। और उससे पहली की ये कितनी हो गई? x9। तो यदि मैं x10 में से x9 घटा दूंगा तो ये काली फ्रिंज आ जाएगी बीच में, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार k-1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्त
फ्रिंज से दूरी। तो क्या आ गई बच्चों, एक्स के माइनस वन बराबर के की जगह के माइनस वन रखो, के माइनस वन डी लैम्डा अपॉन डी। और तो कुछ बदले ही ना, के की जगह के माइनस वन हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6। अब दो दीप्त के बीच में क्या है, एक अदीप्त। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई वो क्या आ गई बच्चों, ओमेगा बराबर एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन। वैल्यू पुट कीजिए, एक्स के है के डी लैम्डा अपॉन डी माइनस के माइनस वन डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो क्या आ गया, देखिए यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, और कॉमन हुआ के माइनस, इसे माइनस एक्सपेंड करेंगे तो के प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस के प्लस वन, के से के कैंसिल, तो ओमेगा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, क्लियर हुआ, गुड। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7, हम किसकी चौड़ाई नापेंगे, दीप्त फ्रिंज की। तो अब क्या हम कहेंगे, यदि पर्दे पर स्थित बिंदु P पर केवी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, दीप्त की जगह क्या कह देंगे, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। यदि पर्दे पर स्थित बिंदु P पर केवी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, तब डेल्टा फाई बराबर क्या बताया था मैंने, 2k प्लस 1 इंटू पाई। तो समीकरण 4 से या जो भी हो वो डेल्टा फाई का मान रखिए, 2k प्लस 1 इंटू पाई बराबर क्या आया था, 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स के डी अपॉन डी, एक्स के डी अपॉन कैपिटल डी। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लो, तो के प्लस हाफ बराबर एक्स के डी अपॉन डी लैम्डा। तो एक्स के बराबर आ गया के प्लस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। ये तो किसकी चौड़ाई आ गई, केवी अदीप्त फ्रिंज की, जहां एक्स के क्या है, केवी दीप्त फ्रिंज की, केवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। अब उससे एक पहली केवी अदीप्त, सॉरी, अब के माइनस 1v अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्त कह लो इसे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी। ठीक है, तो देखिए के की जगह पुट क्या करिए, के माइनस 1, तो एक्स के बराबर के माइनस 1 प्लस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी।
ठीक है। अब देखिए ये आ गया एक्स के -1 कहो, -1 बराबर के माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। तो दो अदीप्त के बीच में, क्रमागत अदीप्त के बीच में क्या आती है? दीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये बुक पकड़ो, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या आ गई बच्चों? ओमेगा बराबर एक्स के -1। तो ओमेगा बराबर एक्स के क्या है बच्चों? के प्लस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी माइनस, ये के माइनस हाफ है, सॉरी, माइनस के माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। तो ओमेगा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये बचा के प्लस हाफ माइनस के और माइनस माइनस प्लस हाफ, तो के से के कैंसिल। तो ओमेगा बराबर हाफ और हाफ 1 डी लैम्डा अपॉन डी। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की प्राप्त होती हैं। तो लिखिए अतः व्यतिकरण प्रतिरूप में, अतः व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें या फ्रिंज समान चौड़ाई की प्राप्त होती हैं। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है बच्चों, ओमेगा किस पर निर्भर कर रहा है? डी पर, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी पर। और ओमेगा किस पर निर्भर कर रहा है? लैम्डा पर। और ओमेगा किस पर निर्भर कर रहा है? 1/d पर। तो स्लिटों के बीच का अंतराल कम होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था स्लिट कैसी होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए। और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। और आपकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश हम यूज कर रहे हैं उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होना चाहिए। अब बच्चों मैं एक आपको न्यूमेरिकल से इसे क्लियर कर देता हूं, जो कि आपके यहाँ अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी पर बेस्ड है। जो मैंने अभी आपको जो न्यूमेरिकल कराया है इसी पर आधारित है। ये देखिए 3 बार आया हुआ प्रश्न है, इसे मैं कराता हूं तो इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न है, ये जो आया हुआ है 2014 में और 17 में, 2014 और 17 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिखिए, मैं आपको इसे डिक्टेट करा देता हूं। यंग के
द्विक रेखा प्रयोग में, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में छिद्रों के बीच की दूरी, छिद्रों के बीच की दूरी छिद्रों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर तथा और पर्दा 1.6 मीटर दूर रखा है, 1.6 मीटर दूर रखा है। ठीक है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया इसने हमें? यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है? यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में छिद्रों के बीच की दूरी, ये हमें d का मान दिया 0.2 mm, या इसे हम बच्चों कह सकते हैं 0.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। और पर्दा कितनी दूर रखा? ये कैपिटल D हो गई 1.6 मीटर। कह रहा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की, मतलब x4 हमें दे रखा है कितना? 1.8 सेंटीमीटर। लैम्डा हमें प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालनी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि v अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, तो उसके लिए बच्चों हमने आपको भी फार्मूला बताया, x के बराबर k प्लस हाफ d लैम्डा अपॉन d, वेयर k 0 से स्टार्ट किया था हमने, 0 1 2 3 4 5। अब चौथी अदीप्त फ्रिंज के लिए, चौथी अदीप्त फ्रिंज के लिए देखिए बेटा, चौथी जब अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो पहली 0 1 2 3, तो 3 रखने पर k बराबर कितना रख दो? 3, तो x4 बराबर 3 प्लस हाफ d लैम्डा अपॉन d। अब देखिए x4 की वैल्यू 1.8 बराबर, ये हो गया 3 दूनी 6 7/2, d की वैल्यू 1.6, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन स्मॉल d 0.2 गुणा 10 की घात -3। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दी हमने, 2 दूनी 4, तो लैम्डा बराबर आ गया हमारे पास कितना? 1.8
इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4 इंटू 7, ये मीटर आया। ठीक है, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6428 एंगस्ट्रोम या 6 एंगस्ट्रोम। चलिए थोड़ा सा मैं इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए एक पॉइंट हटाओ, 18 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, ये बेटा सेंटीमीटर में थी, 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, इसे मीटर में बदलिए। कितना? 1.8 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ हमने वैल्यू रखी है, तो यहाँ 10 की पावर -2 और रखिए, तो यहाँ 10 की पावर -2 और आएगा इस तरह से मीटर, या ये 10 की पावर -5 और 6 हो गया अपॉन 4 इंटू 7, 2 से 2 और ये 2 से 9, तो लैम्डा बराबर 9 अपॉन 14 इंटू 10 की पावर -6, तो इसे 7 कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 14 7 98, 14 6 84, ये मान लीजिए, तो 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या आप इसे कह सकते हो 6000 एंगस्ट्रोम इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या इसे हम कहेंगे 6000 एंगस्ट्रोम। क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप करिए और ये आपको समझ में आएंगे। फिर इसके अलावा मैं और भी आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा अगली वीडियो में, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप क्लियर करते जाइए। डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता दीजिए, और आप बस डेली पढ़ते जाइए, यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।